तो अभी अपन आगे सीखेंगे, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ भी बन सकता है। मैजिकल इनइक्वालिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज, हाईली इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज। इसका नेगेटिव साइन बाहर निकाल के एडजस्ट करूंगा। तो यहां अपने को नोट करना है कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो इसको देखते ही एक्स अपन ने बता दिया कि सब कुछ पुट किया जा सकता है, हर रियल नंबर पुट किया जा सकता है। तो जब कभी भी लीनियर बाय लीनियर की रेंज निकालनी है तो अपने को क्या करना है? अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, ए उसका 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। तो अगर ए बी सी रियल नंबर हो, ए बी सी अगर रियल नंबर हो, है ना, ए बी सी अगर रियल नंबर हो, हमने अभी तक के डिस्कशन में देख लिया था, ए बी सी अगर रियल नंबर है तो d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 और d इक्वल टू 0, इन तीन केसेस में क्वाड्रेटिक तीन प्रकार से बिहेव करती है। d ग्रेटर देन 0 में तो रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट आते हैं। d लेस देन 0 में इमेजिनरी रूट आते हैं, और इमेजिनरी रूट जो होते हैं वो डिफरेंट ही होते हैं। दो इमेजिनरी रूट कभी भी सेम नहीं होते, है ना। और d इक्वल टू 0 में रूट रियल ही आते हैं हमेशा, रियल एंड कोइंसिडेंट, रियल एंड कोइंसिडेंट रूट्स आते हैं, ठीक है। अभी तक के सफर में हमने ये देखा था, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी सी हमारे रियल नंबर होने चाहिए, है ना। और हमने ये भी देखा था जो इमेजिनरी रूट्स हैं हमेशा पेयर में लाई करते हैं, है ना, इमेजिनरी रूट पेयर में लाई करते हैं। ये बात तभी सच है अगर ए बी सी रियल नंबर हो, ये बात समझना, ठीक है ना। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज लाई इन पेयर, है ना, ऑलवेज लाई इन पेयर। पेयर का मतलब है भाई अगर एक रूट ए प्लस आयोटा भी होगा तो दूसरा ए माइनस आयोटा भी होगा, ठीक है। अगर ए बी सी रैशनल नंबर्स हो, अगर ए बी सी रैशनल नंबर्स हो, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए बी सी रैशनल नंबर्स होंगे तो देखिए क्या होगा, एक्स होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। ध्यान से सुनना, अगर ए बी सी रैशनल है तो बी रैशनल ए रैशनल। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो रैशनल 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 का कॉम्बिनेशन तो रैशनल आंसर आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है अपने को? अगर ए बी सी में से कोई भी एक इरेशनल हो जाए, जैसे ए इरेशनल हो गया या बी इरेशनल हो गया, तब क्या आप बोल सकते हो कि इसके जो रूट हैं वो डी परफेक्ट स्क्वायर होने पे रैशनल होंगे? तब तो नहीं बोल सकते। अगर ए बी सी रैशनल हैं, ध्यान से सुन लो बात को बिल्कुल ध्यान से, ए बी सी रैशनल नंबर्स हैं और डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, है ना, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर, d अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर, देन वी विल से रूट्स विल बी रैशनल। तो रैशनल रूट की कंडीशन होती है d का परफेक्ट स्क्वायर होना। d परफेक्ट स्क्वायर होते ही रैशनल रूट आएंगे, मगर ये बात भी तभी वैलिड है जब कोफिशिएंट हमारे रैशनल दे रखे हो, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तब रूट कैसे आएंगे? तब रूट कैसे आएंगे? इरेशनल आएंगे। डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो रूट इरेशनल आएंगे, और जो इरेशनल रूट है वो पेयर में मिलेंगे। अगर एक माइनस बी बाय टू ए प्लस रूट डी बाय टू ए है तो दूसरा माइनस बी बाय टू ए माइनस रूट डी बाय टू ए होगा। इरेशनल रूट जो होते हैं वो पेयर में लाई करते हैं। तो ये वाली बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट इरेशनल होंगे और वो पेयर में लाई करेंगे। ये बात मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिए, नोट डाल के ये बात को नोट कर लीजिए भाई, लिख लो इस बात को कॉपी में, है ना। इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर,
इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन रूट्स विल बी इरेशनल, रूट्स विल बी इरेशनल, है ना, रूट्स जो होंगे वो इरेशनल होंगे, और इरेशनल रूट्स जो हैं वो लाई करते हैं पेयर में। इरेशनल रूट्स विल ऑलवेज लाई इन पेयर, विल ऑलवेज लाई इन पेयर, हमेशा पेयर में लाई करते हैं, है ना। अगर एक रूट आपका, है ना, इरेशनल रूट की बात कर रहा हूं, एक रूट आपका अगर मान लो, यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक रूट अगर आपका a प्लस रूट बी है, या अल्फा प्लस रूट बीटा कर देता हूं, एक रूट अगर अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा रूट आपका होगा अल्फा माइनस रूट बीटा, अल्फा माइनस रूट बीटा होगा, ठीक है। एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा होगा, है ना। इरेशनल रूट पेयर में लाई करते हैं, तभी करते हैं जब ये कंडीशंस होने चाहिए। यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, है ना, एबीसी रैशनल होने चाहिए, रैशनल कोफिशिएंट में ही ये बात जो है ट्रू है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो अभी अपन आगे सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इक्वेशंस का ग्राफ नहीं होता, ग्राफ होते हैं एक्सप्रेशंस के, है ना, ग्राफ होते हैं एक्सप्रेशंस के। जैसे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, है ना। a यहाँ पे जीरो नहीं है, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं ये अभी अपन देखने वाले हैं, ठीक है ना। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, है ना, हम देखने वाले हैं अभी ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहली बात तो हमें मालूम होनी चाहिए कि x में क्वाड्रेटिक हो या y में क्वाड्रेटिक हो, x में क्वाड्रेटिक हो या y में भी अगर क्वाड्रेटिक होती ना ऐसे करके, अगर y में भी क्वाड्रेटिक होती तो भी इसका ग्राफ भी पैराबोला होता है और इसका ग्राफ भी पैराबोला होता है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला क्यों होता है। ये पैराबोला चैप्टर में एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला क्यों होता है, ये बात आपको बताई जाएगी पैराबोला चैप्टर में, ठीक है ना। अभी बस अपने को इतना समझना है कि जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है वो पैराबोला है। एक्स में क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ होता है वर्टिकल पैराबोला, और वाई में क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ होता है हॉरिजॉन्टल पैराबोला, है ना। एक्स में क्वाड्रेटिक है तो ऐसे वर्टिकल पैराबोला, ऐसे ग्राफ मिलेंगे आपको। वाई में क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ मिलेगा आपका हॉरिजॉन्टल पैराबोला, यूं करके, ठीक है। हमारा यहाँ पे मेन उद्देश्य है एक्स में क्वाड्रेटिक वाले ग्राफ को समझना, क्योंकि ये समझ में आ गए तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएंगे। तो एक बार चलिए हम एक्स में जो क्वाड्रेटिक है उसके ग्राफ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना बात को। ग्राफ विल बी वर्टिकल पैराबोला, ग्राफ होता है वर्टिकल पैराबोला। अगर x में क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ वर्टिकल पैराबोला होगा। वर्टिकल पैराबोला दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अपवर्ड पैराबोला और दूसरे होते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ये अपवर्ड पैराबोला है, यहां पे आप देखिए मैंने डाउनवर्ड पैराबोला बना दिया, ये देखिए ये डाउनवर्ड पैराबोला है। वर्टिकल पैराबोला दो प्रकार के होते हैं, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड और डाउनवर्ड का क्या मतलब है? पैराबोला का ये जो ओपन वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं माउथ ऑफ पैराबोला। ये इस वाले इसको बोलते हैं माउथ है पैराबोला का। ये क्या है? माउथ है पैराबोला का। अगर माउथ ऊपर की दिशा में खुल रहा हो तो उसको अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। माउथ नीचे की दिशा में खुल रहा हो, यहां पे माउथ किस तरह खुल रहा है? नीचे की दिशा में, तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, या तो पैराबोला एक्स एक्सिस को दो बारी कट करता होगा, या पैराबोला एक्स एक्सिस को ऐसे करके
टच करता होगा, और या फिर पैराबोला ना ही एक्स एक्सिस को कट करता होगा ना ही टच करता होगा, ऊपर होगा। मुझे बताओ इन तीन केसेस के अलावा कोई केस की संभावना है क्या? किसी भी केस की कोई संभावना नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तीन प्रकार के केसेस की संभावना हो सकती है बस। अपवर्ड पैराबोला या तो एक्स एक्सिस को दो बारी कट करेगा, या एक बारी टच करेगा, है ना, एक जगह पे, या ना ही कट करेगा ना ही टच करेगा। डाउनवर्ड पैराबोला में भी तीन संभावनाएं हो सकती हैं। डाउनवर्ड पैराबोला की संभावना भी लिख देते हैं भाई, ये लीजिए। डाउनवर्ड पैराबोला में भी या तो एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा, या फिर टच करेगा, और या फिर ना ही कट करेगा और ना ही टच करेगा। मतलब कुछ ऐसा ग्राफ भी बन सकता है। समझ में आ रही है बात आपको? अब हमें ये जानना है कि अपवर्ड पैराबोला कब बनता है और डाउनवर्ड पैराबोला कब बनता है। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, ये डिसाइड करता है कि ग्राफ कैसा होगा। जीरो तो हो नहीं सकता ये। अगर ए पॉजिटिव होता है, ध्यान से सुनना, अगर ए पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनते हैं, और अगर ए नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनते हैं। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है तो बनेंगे अपवर्ड पैराबोला, है ना। ए पॉजिटिव है तो क्या बनेंगे? अपवर्ड पैराबोला बनेंगे, है ना, अपवर्ड पैराबोला। ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेंगे, ए नेगेटिव है तो बनेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। थ्योरी बस समझ लो, अगर समझ ली तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। ठीक, आती है तो भी समझ लो, नहीं आती तो भी समझ लो। अपवर्ड पैराबोला में ए पॉजिटिव होना चाहिए। ए की वैल्यू पैराबोला का माउथ डिसाइड करती है, ऊपर खुलेगा या फिर नीचे खुलेगा। अब वो चीज कौन है जो डिसाइड करेगी कि पैराबोला दो बारी काटेगा, एक बारी टच करेगा, या ना ही काटेगा ना ही टच करेगा, बिल्कुल एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा। यहां दो बार काटने का मीनिंग है कि, दो बार काटने का मीनिंग यह है कि दो ऐसे x हैं, एक x1 और एक x2, जो इस वैल्यू को जीरो करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? जो इस वैल्यू को, क्यों इस वैल्यू को जीरो कर रहा है? क्योंकि y जीरो हो रहा है भाई, y बोले तो ये वाली चीज। तो इसका मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं। अगर इसके करस्पॉन्डिंग में एक इक्वेशन बना दूं, इस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आ जाएं तो पैराबोला दो बारी कट करेगा। और अगर इसका डी जीरो आ जाए, डी जीरो आएगा तो मतलब दो इक्वल रूट आ जाएं तो पैराबोला टच करेगा। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के डी लेस देन जीरो आ जाए तो पैराबोला ऐसे ऊपर रहेगा, ना टच करेगा ना कट करेगा। जीरो तो हो ही नहीं रही कहीं पे। ये क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पे ये समझना है कि ऐसे पैराबोला को जब भी देखो आप तो बोलो ए तो पक्का पॉजिटिव रहा होगा एंड डी उसका पक्का क्या रहा होगा? पॉजिटिव। ऐसे पैराबोला को देखो तो बोलो ए उसका पक्का पॉजिटिव है एंड डी उसका क्या है? जीरो। ऐसे पैराबोला को देखोगे तो बोलोगे ए उसका पॉजिटिव है और डी उसका नेगेटिव है। अरे समझ में तो आ रही है ना बात? ये वाले पैराबोला को अगर आपने देख लिया तो आप इस पैराबोला को देख के क्या बोलोगे? ए इसका नेगेटिव है और डी इसका, अरे बता दो, डी ग्रेटर देन जीरो है इसका। और इस पैराबोला को देख के बोलोगे ए इसका पॉजिटिव है और डी इसका क्या है? जीरो। और ये वाले पैराबोला को बोलो ए नेगेटिव था ना, ए नेगेटिव, ए इसका नेगेटिव है। ए तो सबका नेगेटिव है, ए इसका नेगेटिव है और डी इसका जीरो है। ए इसका नेगेटिव है और डी जो है इसका, इसका तो डी भी नेगेटिव है ना, डी भी नेगेटिव है। तो 6 केसेस बनते हैं। कब कब बनते हैं? कंडीशंस मैंने लिख दी हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए।
ठीक है जी, ये 6 कंडीशंस हैं, बिल्कुल एकदम अपने को याद होनी चाहिए कि कब कौन सा केस बनेगा। अभी हम ये वाला डिस्कशन के बाद कुछ बेहतरीन चीजें लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिनसे डायरेक्ट बहुत सारे जेई के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखना है अपने को। मैं एक बात लिख रहा हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से सुनना बात को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 for every x which is real। ये जो एक्सप्रेशन है ये हर x की वैल्यू पे पॉजिटिव कब होगी, एबीसी में क्या कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, एबीसी की क्या ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए कि x की हर वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव हो। आप बता सकते हो क्या? हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? वाई की वैल्यू है। क्या है? वाई की वैल्यू है। ये क्या है? वाई। मैं चाहता हूं कि मेरा वाई पॉजिटिव हो हमेशा हमेशा। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें वाई हमेशा पॉजिटिव है? ये वाला वो ग्राफ है जिसमें वाई हमेशा पॉजिटिव है। इसके अलावा कोई और ग्राफ नहीं है जिसमें वाई पॉजिटिव हो। इस वाले ग्राफ में देखो y 0 भी हो रहा है, इस वाले ग्राफ में देखो, यहां पे देखो y की वैल्यू नेगेटिव भी हो रही थी, इस वाले ग्राफ में देखो y बहुत बार नेगेटिव हो रहा है, यहां तो हर बार ही नेगेटिव है। ये वो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में y देखिए आप, y किसी भी x पे देखिए आप, जो y की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव है। आप किसी भी x पे देख लीजिए, जो y की जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव ही तो आ रही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, हर x पे पॉजिटिव तब आती है जब a की वैल्यू पॉजिटिव हो, d की वैल्यू नेगेटिव हो और ये ग्राफ बनता हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर कोई बोल दे कि भाई है ना y हमेशा, y बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा पॉजिटिव है, तो उसको बोलिए a पॉजिटिव होना पड़ेगा, d नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इसको बोलिए देन, अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो उसको आप समझाइए ये तभी संभव है a की वैल्यू पॉजिटिव हो एंड d की वैल्यू नेगेटिव हो। एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई बोले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के साथ साथ इक्वल टू 0 भी हो सकती है, तो ऐसे आदमी को फिर आप क्या बोलोगे? ऐसे आदमी को बोलोगे आप कि जरूर ये वाला ग्राफ बनता होगा, पॉजिटिव के साथ साथ y की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब a आपका ग्रेटर देन 0 हो वो भी चलेगा, और d की जो वैल्यू है, d की जो वैल्यू है आप चाहते हैं कि y मेरा पॉजिटिव हो या 0 हो, तो d की वैल्यू 0 हो वो भी चलेगी, लेस देन 0 हो वो भी चलेगी। तो d मेरा हो गया यहाँ पे, a मेरा पॉजिटिव होना चाहिए और d जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। कहने का मतलब अगर यहाँ पे इक्वल टू का निशान आ गया तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इक्वल टू का निशान आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है जी। अब तीसरी बात, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0, ये हमेशा लेस देन 0 है, वो कब संभव होगा? ये हमेशा लेस देन 0 तो यहां पे संभव होगा भाई, हमेशा लेस देन 0, ए नेगेटिव एंड डी भी नेगेटिव है ना, देन ए भी नेगेटिव होना चाहिए एंड डी भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई हमको बोलता है कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो उसको हम बोलेंगे a नेगेटिव के साथ साथ d की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है ना। ये जो यहाँ पे मैंने 4 बातें लिखी हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। दे आर सुपर मैजिकल इनइक्वालिटीज, जिनको मैं बोलता हूं कि ये बिल्कुल मैजिकल इनइक्वालिटीज हैं। आपके पेपर का एक क्वेश्चन में तो ये प्रयोग हो ही रही होंगी, जेई वालों को बहुत पसंद है, किसी न किसी क्वेश्चन में डालते हैं, लिख लीजिए इनको।
एकदम मैजिकल इनइक्वालिटीज है, मतलब लगती ही हैं पेपर में बहुत बार, है ना। मैजिकल इनइक्वालिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज। जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ते हैं फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, है ना, ए की वैल्यू वगैरह निकालते, वहां पे भी इनका इस्तेमाल आता है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब सीखेंगे तब। अभी क्वाड्रेटिक के फंडे बहुत जगह इस्तेमाल में आएंगे। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर देखिए जरा कुछ और बातें समझते हैं, है ना। इसी ग्राफ पे वापस आते हैं, यहां पे देखिए समझने का प्रयास करें। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मैथमेटिक्स का हमेशा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू की बात करूं और मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, तो आप बोलेंगे इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो बिल्कुल यहां पे है, ये मिनिमम वैल्यू है, ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, और ये मैक्सिमम तो ये जा ही रहा है, तो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, इन्फिनिटी है मैक्सिमम वैल्यू तो। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो मिनिमम वैल्यू तो कुछ मिलेगी एक, और मैक्सिमम इन्फिनिटी मिलेगी, ठीक है। अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। जिस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव और डी 0 हो उसकी मिनिमम कितनी होती है, 0। मिनिमम 0 और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी, इसमें भी इन्फिनिटी मैक्सिमम, इसमें भी इन्फिनिटी मैक्सिमम, और इसमें भी देखिए मिनिमम कुछ होगी, मिनिमम कुछ होगी, और ऊपर चलते जाओ मैक्सिमम इन्फिनिटी होगी। समझ में आ रही बात आपको। अब ये वाली में देखिए, इस वाली में मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी है मगर मैक्सिमम कुछ मिलेगी अपने को। अरे समझ में आ रही है। इस वाली में मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी है, मैक्सिमम 0। मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी है, मैक्सिमम कुछ मिलेगी अपने को। इन केसेस में देखिए मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तीनों ही केसेस में। अरे समझ में आ रही है क्या। और मैक्सिमम वैल्यू कुछ फाइनाइट है। इन तीनों ही केसेस में मिनिमम वैल्यू तो फाइनाइट है, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, मिनिमम तो फाइनाइट है, और मैक्सिमम जो है वो इन्फिनिटी होगी। क्या ये बात अपन समझ पा रहे हैं क्या। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगी वो भी इस बात पे डिपेंड करता है ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्या ये बात समझ में आ रही है अपने को। अगर तो ए पॉजिटिव है, अगर तो ए पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, अगर तो ए पॉजिटिव है भाई, ग्राफ बनते हैं ए पॉजिटिव वाले ऐसे करके, ये लो बना दिया मैंने, ऐसे करके पैराबोला बनते हैं। और ऐसे करके जब पैराबोला बनाओगे आप तो उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिलेगी इन्फिनिटी, ठीक है ना। हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं मिनिमम, हम सीख रहे हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज किसकी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। हमारा पूरा इंटरेस्ट इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को खोलना है एकदम, उसके सारे फंडामेंटल सीखने हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज हम सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। तो यहां पे देखिए ये होगी इसकी मिनिमम वैल्यू भाई, कितनी होगी निकालेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू होगी इन्फिनिटी, है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी चलो लिख देता हूं मैं, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा यहाँ पे ये बोलने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि ये 0 नहीं है, और a b c जो है सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है जी। अभी निकालेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मगर एक बात तय है, एक बात तय है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है ना। मिनिमम वैल्यू इसकी निकालेंगे अपन, ठीक है। अगर a की वैल्यू मिल गई हमको नेगेटिव, अगर a की वैल्यू मिल गई नेगेटिव तो ग्राफ बनना है ऐसा। ग्राफ अगर ऐसा बनना है तो सीधी बात है भाई, जो मिनिमम वैल्यू है वो तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच, मैक्सिमम कुछ मिलेगी। यहां पे मैक्सिमम आपको कुछ मिलेगा, ये कुछ मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। फॉर्मूला होता है, कैसे आया फॉर्मूला अभी बताऊंगा आपको, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं।
मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है -d/4a। अगर a पॉजिटिव है तो -d/4a फॉर्मूला से आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जो मिनिमम वैल्यू आती है, ये जिस x पे आती है वो x कितना होता है पता है क्या आपको? ये किस x पे आती है मिनिमम वैल्यू? ये आती है x इक्वल टू -b/2a पे। ये जो x होता है ये -b/2a होता है। तो मिनिमम वैल्यू -d/4a है, ये बात भी याद रखेंगे, सवालों में डायरेक्ट इस्तेमाल में आएगी। और ये बात भी याद रखेंगे कि ये मिनिमम वैल्यू आती है एट x इक्वल टू -b/2a, अगर a पॉजिटिव है तो। अगर a नेगेटिव है तो यही -d/4a आपको मैक्सिमम वैल्यू देना चालू कर देता है। अगर कोई पूछे मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला बताओ, मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला बताओ, तो सामने वाले से पूछें तब बताएंगे। आप पहले ये बताओ ए पॉजिटिव की बात कर रहे हो, नेगेटिव की बात कर रहे हो? ए नेगेटिव की बात कर रहे हो तो फॉर्मूला सेम है। ए नेगेटिव के केस में -d/4a मैक्सिमम वैल्यू देता है, ए पॉजिटिव के केस में -d/4a मिनिमम वैल्यू देता है। और ये -d/4a जो आया है ये भी x की वैल्यू -b/2a पे आया है ना? ये भी कहां पे आया है? एट x इक्वल टू -b/2a। ठीक है। अगर मैं रेंज की बात करूं, अगर मैं रेंज की बात करता हूं, है ना, इस केस में अगर मैं रेंज की बात करूं तो यहां पे रेंज कितनी बोल दूंगा? इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज की बात करें तो रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज हो जाएगी मिनिमम से मैक्सिमम। तो a पॉजिटिव है तो मिनिमम है -d/4a और मैक्सिमम इन्फिनिटी है, तो आपको लग रहा है ये रेंज हो गई? ये रेंज होगी ना। और यहां पे a नेगेटिव है तो रेंज कितनी हो गई? रेंज हो गई -इन्फिनिटी से -d/4a। तो रेंज इस बात पे भी डिपेंड करती है a नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ये पूरा खेल था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लिख लीजिए इसको एक बार आप। एकदम ये बॉक्स में जो फॉर्मूले मैं बना दूं तो ये याद करने हैं आपको। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे सवाल जो हैं इन फॉर्मूला की मदद से सॉल्व होते हैं। रेंज जो है, रेंज का मतलब बिल्कुल साफ है भाई, मिनिमम से मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम पता है तो रेंज अपने को पता है ना? रेंज बोले तो मिनिमम से मैक्सिमम पे जाना, है ना? पता लग गया आपको मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। रेंज आप इजीली बता सकते हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की, है ना? रेंज निकलती है एक्सप्रेशंस की। तो अब ये डिराइव कैसे हुई है वो भी एक बार जान लीजिए, है ना? कई बार क्या होता है कि ये जो ax² प्लस bx प्लस c है, हमें इसके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर जनरेट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो इस, है ना, एक क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर हमेशा उसके अंदर बनाना आना चाहिए आपको, है ना? परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपने सीखा भी होगा, बहुत बार परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं अपन। तो कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर? a को कॉमन ले लेते हैं मान लो, है ना? तो ये हो गया आपका x² प्लस b/ax प्लस c/a। जल्दी से बना देता हूं बस मैं आपको। परफेक्ट स्क्वायर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बनाना आना चाहिए अपने को। तो ये हो जाता है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस, ये देखो -b²/4a² कर दिया मैंने, और प्लस c/a है। देखो ठीक लिखा है ना ये मैंने, है ना? x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर था तो माइनस इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 2a भी करने से ये आ गया, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है ही। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये हो गया a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखोगे माइनस, है ना, माइनस अगर एलसीएम लेंगे 4a² को तो ये आ गया आपका b² माइनस 4ac, ऐसा कुछ करके आ गया। सहमत हो ना इस बात से आप? ठीक है, तो आप y की वैल्यू को देखोगे अगर, तो y की वैल्यू आ गई है a इंटू
ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाय 4a स्क्वायर है, a से a कैंसल हो गया, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, माइनस डी बाई 4a ये आ गया है। क्या ये बात से सहमत हैं आप लोग? अब आप अलजब्राइकली महसूस कर सकते हो, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी और आप y को मिनिमम करना चाहते हैं, तो कोई भी सोचेगा पॉजिटिव चीज और स्क्वायर में तो x इंफिनिटी पुट करते हैं तो बहुत बड़ा चला जाएगा। मिनिमम करने के लिए इसको जीरो करना पड़ेगा, जैसे जीरो हो गया तो y की मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस डी बाई 4 है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और वो कब आ रही है? x की वैल्यू माइनस बी बाई 2 पे। x की वैल्यू जैसे ही माइनस बी बाई 2 पुट करोगे ये जीरो हो गया और y की वैल्यू आ गई आपकी मिनिमम, दैट इज माइनस डी बाई 4 अगर a पॉजिटिव है तो। और अगर a नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव चीज इसके अंदर नेगेटिव नेगेटिव फैलाती रहेगी, तो आप सोचोगे यार तो नेगेटिव में जा रहा है, इसको मैक्सिमम करना है तो इस नेगेटिव को रोकना पड़ेगा जीरो पे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर a नेगेटिव है तो ये जीरो होते ही मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है y की माइनस डी बाई 4a। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमेशा मैं याद रखता हूं कि भाई y प्लस डी बाई 4a की वैल्यू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर के बराबर होती है। आप लोग जो होल स्क्वायर जनरेट करने में दिमाग लगाते हो, पूरा एकदम कैलकुलेशन करते हो, मैं इसको याद रख लेता हूं, जैसे ही क्वेश्चन आता है तो जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसलिए सबको सलाह देता हूं कि यार ये याद रख लिया जाए तो बढ़िया है ना भाई। कुछ कुछ चीजें हैं वही आपको याद रखनी है ना। कुछ चीजें कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए याद की जाती हैं, कुछ चीजें एज अ फॉर्मूला याद की जाती हैं। तो ये मैंने याद रखा है कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख लेना चाहिए किसी कोने में। और y प्लस डी बाई 4a, वाई प्लस डी बाई 4a की वैल्यू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर के बराबर होती है। ये बात अपने को अभी के अभी याद हो जानी चाहिए। अच्छे स्टूडेंट इसको याद करते हैं, जो लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, है ना, वो तो 10-10 सेकंड बचाते हैं भाई अपने, कि कहीं से 10 सेकंड बच जाएं पेपर में ताकि मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट किया जा सके। लर्न दिस फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। चलिए फिर अपन प्रॉब्लम करते हैं कुछ, है ना। क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ x प्लस x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, if x equal to 3 plus root 5, then find the value of x power 4 minus 12x cube plus 44x square minus 48x plus 17। ठीक है, कीजिए जरा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ऑप्शंस भी दे देता हूं मैं, है ना। पहला ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है -1 एंड इसमें जो डी ऑप्शन है वो है 2। देन फाइंड दिस वैल्यू। एक्स की वैल्यू गिवन है आपको और इस क्वांटिटी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, करें जरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व, थॉट लगाएं अपना, फिर मैं सॉल्व करूंगा। देख लें आप लोग, जो इस क्वेश्चन में मैं करने जा रहा हूं, है ना, उसका इस्तेमाल जेई के उस प्रकार की कैलकुलेशन करने के ढंग का इस्तेमाल जेई के कई सारे प्रॉब्लम्स में किया जाता है। तो थोड़ा ध्यान से देख लें, है ना। क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है कि क्वेश्चन तो इजी ही है ना। वैल्यू वगैरह पुट करते हैं, थोड़ा फिर संभल में नहीं आता, तो इसलिए ये क्वेश्चन ब्यूटीफुल हो जाता है। एक्स की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस रूट 5, तो अगर x माइनस 3 की वैल्यू देखे तो कितनी है? वो रूट 5 है ना। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं। दोनों तरफ जब आप स्क्वायरिंग करोगे
तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें देखने को मिला कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसको उधर ले गया +4, इसकी वैल्यू 0 है ना। अपने को ये वाली क्वांटिटी पे फोकस करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 की वैल्यू क्या है, 0। ये बात समझ में आ रही है आपको? निकालनी है मेरे को इसकी वैल्यू। तो ये जो एक्सप्रेशन है, मैं इसको किसी दूसरे ढंग से लिख रहा हूं, आप बताना सहमत हो क्या? मैं कह रहा हूं कि यार एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 को कॉपी करो, इसका इस्तेमाल करके मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं। कैसे इस्तेमाल करके देखिए, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो गया -6x3, -6x और कर दिया -6x3, और -6x3 हो गया -12x3। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 4x² और 36x² कितना हो गया, 40x²। चाहिए 44x², तो ये लो प्लस 4x² और जोड़ दिया, हो गया 44x²। -24x और -24x और -24x -48x हो गया, वही चाहिए था, ओके। +16 मगर दिया है 17, तो +1 कर दिया। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही है। सहमत हो इस बात से आप लोग? सहमत हो क्या? ब्रैकेट ओपन करके देखो ऊपर वाली के बराबर आ रही है क्या? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात आपको? है पक्का? पूछ लूं, बता दोगे? x² की पावर 4 हो गया, -6x इंटू x² -6x³ हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करो -6x³ -12x³ हो गया। 4x² और 36x² 40x² प्लस 4x² 44x² हो गया। इस सारी ब्रैकेट्स को खोल दोगे तो यही आ जाएगा, ये कह रहा हूं मैं। अरे समझ में आ रही है? और इसकी वैल्यू 0 है, हमें पता है इसकी वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू बोले तो 1 आ गई। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, आंसर आ गया इसका 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x की यूं कुछ करके वैल्यू दे रखी हो और ये कहानी कुछ पूछ रखी हो ना, तो x की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट चालू नहीं होना अपने को, थोड़ा अपने को कैलकुलेशन करने की तमीज रखनी है इसके अंदर, ठीक है ना। ये एक ढंग है इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन की टर्म्स में लिखना, है ना। समझ में आ रही है बात आपको? लिख लो फिर, लिखना चाहो तो ये क्वेश्चन लिखना ही चाहिए। वो जो है ना x² - 6x + 4, उसको 3 बार कॉपी कर लिया, ऐसे इंप्लीमेंट, उसको क्या कर दिया 3 बार। एक और तरीके से बता देता हूँ आपको, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है। बाकी ये तो जेई के बच्चे तो ऐसे ही करना चाहिए उनको, क्योंकि समय कम है और खट से करना है, तो इसको 3 बार कॉपी कर लिया। अब ये सोचा कि यहाँ क्या लिखूं कि ये आ जाए, बताओ जरा क्या लिखते हैं यहाँ पे ये आ जाए। x की पावर 4 लाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, कर दिया। अब ये तो आ गया, अब -12x³ लाना है। x³ देखा तो आपके पास -6x³ तो पड़ा था, तो किस चीज से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कि -12x³ आ जाए, ऐसे सोचते चला गया। अब समझ में आ रही है बात? ऐसे सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द ग्राफ
consider the graph of the quadratic polynomial of the quadratic polynomial y is equal to ax square plus bx plus c as shown below, है ना। तो ग्राफ कुछ ऐसा इसका दिया हुआ है। ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू x इक्वल टू 3 और ये जो वैल्यू है ये x इक्वल टू -1 दी हुई है, ठीक है। तो ये कहा गया है which of the following is are correct। कौन सी बात जो है वो करेक्ट है। बातें कितनी लिखी हुई हैं? बातें लिखी हुई हैं 4। बातें लिखी हुई हैं 4। a माइनस बी प्लस सी अपॉन a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 0, ए बी सी इंटू 9a प्लस 3b प्लस सी, दिस इज लेस देन 0, a प्लस 3b प्लस 9c अपॉन a इंटू b इंटू c is less than 0, a into b, a minus 3b plus 9c is greater than 0। ठीक है, 4 बातों में से बताइए कौन सी बात सच है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है भाई ये तो। अगर आप इसका a देखोगे, तो a बताइए कैसा होगा? नेगेटिव, नीचे की तरफ पैराबोला है। अब 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी? 0 पे वैल्यू पॉजिटिव है। ये जो y इक्वल टू ये लिखा हुआ है ना, इसको ऐसा लिख दो, fx इक्वल टू, ऐसा लिख दो, fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको पता होगा कि जो y है और जो fx है एक ही बात होती है ना। y लिख लिया करो, fx लिख लिया करो। तो fx इक्वल टू ये लिख दिया मैंने। अगर आप देखो f ऑफ 0 की वैल्यू, f ऑफ 0 कितना है? f ऑफ 0 c हो गया। तो f ऑफ 0 की वैल्यू, 0 के ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो 0 डालोगे तो c आ गया। c को पॉजिटिव होना चाहिए, c पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? अब इसका माइनस बी बाई टू है, इसके बिल्कुल बीच में होता है माइनस बी बाई टू है। माइनस बी बाई टू है, इसके 2 रूट के बिल्कुल बीच में होता है। पता है ना आपको ये बात? कहां है देख लो चाहे आप, ये देखो माइनस बी बाई टू है, कहां है? बिल्कुल 2 रूट के बिल्कुल बीच का पॉइंट है माइनस बी बाई टू है। तो यहां पे देखिए माइनस बी बाई टू है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो माइनस बी बाई टू है यहां पे, इसका माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू है, इसका इस तरफ होगा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। ए मेरा नेगेटिव है और पूरी चीज पॉजिटिव है, तभी संभव है जब बी भी पॉजिटिव हो। ए नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बी पॉजिटिव होगा तभी तो पूरा पॉजिटिव होना संभव है। ये तो बी का समझ में आ गया पॉजिटिव है। तो मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं कि इस अंदाज से ये तो ए बी का साइन समझ में आ गया कि ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और सी आपका पॉजिटिव है। तो मुझे बताओ ये वाली चीज कैसी होगी? ये वाली चीज पॉजिटिव क्या नेगेटिव? एबीसी, एबीसी नेगेटिव होगा, नेगेटिव। ये वाला एबीसी ये भी है नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, ये देखो ये समझ में आ गया नेगेटिव, है ना। और ए बी क्या होगा? ए बी, ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव हो गया, नेगेटिव। ये बातें तो समझ में आ गई। अब यहां पे 2 बातें और सीखनी है, 2 की सीखनी, ज्यादा सीखनी है, कई सीखनी है क्या? देखते हैं जरा।
ए माइनस बी प्लस सी, देखो पहले तो इसका इलाज करते हैं। मुझे बताओ कि एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू आएगी कितनी? एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू आएगी ए माइनस बी प्लस सी, और एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू है जीरो, तो ए माइनस बी प्लस सी है जीरो, ए माइनस बी प्लस सी है ये जीरो, तो ये क्वांटिटी जो है ये क्वांटिटी है जीरो। तो जीरो को जब किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव चीज से डिवाइड करो तो जीरो तो आता है, ये बात तो बिल्कुल सच हो गई, ये बात तो बिल्कुल सच हो गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ थ्री की वैल्यू देखोगे आप तो वो मिलेगी थ्री का स्क्वायर 9a प्लस थ्री बी प्लस सी, और एफ ऑफ थ्री की वैल्यू है जीरो, वाई की वैल्यू थ्री पे जीरो है, तो ये जो चीज है, ये जो चीज है जीरो के बराबर अगर हो गई है भी, जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर होते ही ये जीरो आ जाएगी। आप कह रहे हो लेस देन जीरो है, बिल्कुल गलत बात है, तो लेस देन जीरो तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब मुझे बताओ कि एफ ऑफ वन बाई थ्री की वैल्यू कितनी होगी? एफ ऑफ वन बाई थ्री की वैल्यू, एफ ऑफ वन बाई थ्री की वैल्यू होगी आपकी ए बाय नाइन प्लस बी बाय थ्री प्लस सी, तो इसको देखोगे ना एलसीएम लेकर के आप, तो ये हो जाएगी a प्लस थ्री बी प्लस नाइन सी, है ना। और एफ ऑफ वन बाई थ्री यहाँ एफ ऑफ वन बाई थ्री पॉजिटिव है, एफ ऑफ वन बाई थ्री मेरा पॉजिटिव है, दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, तो a प्लस थ्री बी प्लस नाइन सी पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है ना। ये मैंने बता दिया आपको कि ये चीज जो है ये पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, पॉजिटिव बाय नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है, तो सी मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया, सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया, ठीक है। अभी इसके ऊपर कमेंट करना है, एफ ऑफ माइनस वन बाई थ्री निकालना पड़ेगा इसके लिए। एफ ऑफ माइनस वन बाई थ्री निकालोगे तो देखो यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा यहाँ पे, तो a माइनस थ्री बी प्लस नाइन सी डिवाइड बाई नाइन, माइनस वन बाई थ्री पे भी वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्वांटिटी भी मेरी कैसी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये चीज मेरी पॉजिटिव है और ये चीज जो है मेरी नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, मगर ये पॉजिटिव दिया हुआ है तो गलत दिया हुआ है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है। इस प्रकार के प्रॉब्लम जो है एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने भी कराया है ना। आ सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी पड़ी, कॉन्सेप्ट देखना पड़ा कि यार ये वैल्यू कैसे जनरेट होगी, ये वैल्यू कैसे जनरेट होगी, ये वैल्यू कैसे जनरेट होगी, है ना। और ए बी सी के साइन पे तो कमेंट करना अपने को आना चाहिए, है ना। इस ग्राफ को देख करके, इन दो वैल्यूज को देख करके मैंने ए बी सी के साइन पे कमेंट कर दिया है। इसमें जितनी बातें इस्तेमाल की गई हैं वो बातें आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में इस्तेमाल करनी आपको आनी चाहिए। लिख लो जरा इसको, सी एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना। और एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी है? सी, तो सी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक। और कोई डाउट है भाई? चलें आगे, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रेंज पे दे रहा हूं मैं, है ना। मैं आपको कह रहा हूं कि फाइंड द रेंज ऑफ अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, है ना। y इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, है ना। एक तो इस एक्सप्रेशन की रेंज निकालनी है और दो एक्सप्रेशन दे रहा हूं आपको, एक आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। दो एक्सप्रेशन है, आपको दोनों की रेंज बतानी है कितनी होगी। बताइए, सोचिए, दोनों को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद दोनों इकट्ठे सॉल्व करूंगा मैं। वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स। ये जो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू है, इसको देखिए आप, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, सिर्फ इसको देखिए, इसकी रेंज तो बता सकते हो ना आप। इसकी रेंज में कौन सा फॉर्मूला लगाना है अपने को? माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाय फोर ए वाला फॉर्मूला लगाना है। पहले बताओ, इस बात से सहमत है क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, अरे नेगेटिव है भाई, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई फोर वाला फॉर्मूला लगाना है।
तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो गई माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, अब माइनस डी बाई फोर की वैल्यू निकालते हैं कितनी है, माइनस डी बाई फोर है आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर, ए माइनस वन हो गया तो प्लस इंटू टू अपॉन फोर इंटू माइनस वन, तो ये हो गया आपका 9/4 माइनस इंफिनिटी से 9/4। सहमत है इस बात से? ठीक है, तो रूट के नीचे वाली एक्सप्रेशन की रेंज निकल गई माइनस इंफिनिटी से 9/4। आप बोलेंगे कि ये एक्सप्रेशन रूट के अंदर है इसलिए नेगेटिव तो हो नहीं सकती, नेगेटिव थोड़ी हो सकती है ये एक्सप्रेशन, तो कितनी हो सकती है भाई फिर नेगेटिव नहीं हो सकती तो 0 से लेकर के 9/4 तक होने में कोई समस्या नहीं है। तो अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू की वैल्यू को देखेंगे तो 0 से 3/2 होगी, वो सिंपल सी बात है ना। इस कॉन्सेप्ट में बहुत ताकत है, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू फाइंड द रेंज। पहले भी मैंने कहा था एक बार आपको, ठीक है ना। तो ये जो y है, ये जो y है, रेंज आ गई आपकी, है ना। तो रेंज आ गई आपकी 0 से 3/2, है ना। स्टेप बाय स्टेप मेथड, ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू फाइंड द रेंज, स्टेप बाय स्टेप मेथड टू फाइंड द रेंज। क्या कहता है स्टेप बाय स्टेप मेथड? आप अपने क्वेश्चन में वो चीज पकड़ लो, वो एक्सप्रेशन पकड़ लो जिसकी रेंज आप निकाल सकते हो। मैंने वही पकड़ी, उसको एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए जिसकी निकालनी थी वहां तक पहुंच गए और अपनी रेंज निकल गई। रेंज तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन में भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है, मैक्सिमा मिनिमा में भी आता है। रेंज के कॉन्सेप्ट वही है, एक बार बस बातें पकड़ में आ गई सब जगह, फिर उनका इस्तेमाल करो, मजे लो। फिर क्वाड्रेटिक में जो रेंज का हम डिस्कशन कर रहे हैं और आगे भी जो सवाल हम करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आपको सीखनी है चीजें, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना आगे के चैप्टर्स में काम आएंगे। तो जिसका बेस अच्छा होता चला जाएगा वो आगे के चैप्टर में काफी रिलैक्स होता चला जाएगा। ठीक है, ये वाले का क्या सीन है भाई, कर लिया क्या? इसका सोल्यूशन भी बताता हूं मैं आपको। देखिए मैंने क्या किया, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू है ना, इसको ऐसे लिख लिया, इस टू को लिख लिया 1+1, है ना। और मैंने इसको ऐसे लिख लिया 1+1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। पहले तो ये बताओ लिखना संभव है क्या? बिल्कुल इजीली लिखा जा सकता है। अब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को पकड़ लिया, मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की जो रेंज है वो कितनी होती है? वो माइनस डी बाई फोर ए से इंफिनिटी होगी। तो डी कितना है? डी है इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस थ्री, तो माइनस डी हो गया 3/4 ए वन है, तो इसकी रेंज होगी 3/4 ए से इंफिनिटी। इसकी रेंज कितनी होगी? 3/4 ए से इंफिनिटी होगी। अब इसके रेसिप्रोकल को देखते हैं, इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे, इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो छोटी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बड़ा हो गया यहाँ 4/3। इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 से हल्का बड़ा रहता है, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट और यहाँ पे ये ब्रैकेट आ जाएगी, है ना। इसका रेसिप्रोकल यहाँ चला गया तो ब्रैकेट इसके साथ यहाँ चलेगी, इसका रेसिप्रोकल यहाँ तो ब्रैकेट ये वाली रही। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ये समझ में आनी ही चाहिए। तो इस क्वांटिटी की रेंज 0 से 4/3 आ गई, इसमें +1 जोड़ देंगे तो एक्चुअल जो आपकी क्वांटिटी उसकी रेंज आ जाएगी। +1 जोड़ोगे तो 1 से लेकर के 7/3, तो रेंज कितनी हो गई? 1 से 7/3। तो इसके बाद अपन बोल देंगे भाई कि 1+1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसकी जो रेंज आ गई है, ये लो, इसकी जो रेंज आ गई है वो आ गई है 1 से लेकर के 7/3। ये आंसर आ गया। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये दो प्रॉब्लम के बीच में दीवार खींच दी मैंने। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? 1 से लेकर के 7/3 ना, इसमें +1 कर दिया आपने, 1 से लेकर के 7/3 हो गया। करेक्ट है जी। तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से रेंज निकाली मैंने। यहाँ पे भी जिसकी जानता था उसको पकड़ लिया, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, फिर उसमें 1 जोड़ दिया, करते करते रेंज निकल गई अपनी, है ना। निकलनी ही थी, रेंज निकलने में क्या दिक्कत है।
आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। फाइंड द रेंज ऑफ the expression x square minus 3x plus 4 upon x square plus 3x plus 4। इस एक्सप्रेशन की रेंज बताएं भाई, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की रेंज बताएं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। लेट्स सी द सॉल्यूशन। सी y हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के इक्वल है। बात को ध्यान से सुनिए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो कुछ ऐसा सीन हो जाएगा। यस, अगर मैं इसको लेफ्ट में लाता हूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा y माइनस 1। अगर मैं इधर लाता हूं तो ये हो गया आपका x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3y प्लस 1, x का कोफिशिएंट ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? और 4 को इधर लाते हैं तो ये हो गया 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, आप देखिए, आप बोलेंगे, आप पहली बात तो ये बोलेंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। बताओ ये बात बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलनी चाहिए आपको। अरे बोलोगे एक्स में क्वाड्रेटिक है। दूसरी बात आप ये बोलोगे कि इसके अंदर जो एक्स की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं वो रियल वैल्यूज हैं एक्स की। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? एक्स की रियल वैल्यू पुट करोगे तभी तो वाई की रियल वैल्यू निकलेंगी। तो अगर इसके अंदर एक्स की रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं तो इसके अंदर भी तो एक्स की रियल वैल्यू ही पुट कर सकते हैं। सेम ही तो एक्स है ये। अरे समझ में आ रही है क्या? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या ये बात लिखने में कोई परेशानी है क्या? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख दूं मैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के बाद मैं ये लिखना चाहता हूं एक्स इज द रूट। ये बात लिखने में कोई दिक्कत है क्या भाई? इस क्वाड्रेटिक का रूट कौन है? एक्स को तो रूट बोलते हैं। तो रूट एक्स है और एक्स रियल नंबर है, ये बोल दूं रूट्स आर रियल। अरे क्या बात ठीक है? इसके रूट रियल हैं, ये बात बोल दूं क्या? इसके रूट रियल हैं तो इसका जो डी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रियल रूट तो तभी आते हैं, लेस देन 0 पे तो इमेजिनरी रूट आ जाते हैं। तो इसका जो डी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जैसे ही मैं करूंगा तो क्या आ गया बताना जरा मेरे को। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पे बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, ए इंटू सी, ऐसा कुछ आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जरा। देखो यहां कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये आ गया आपका 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अपन 3y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। ठीक है, तो यहां से देखो 7y माइनस 1 इंटू माइनस वाई प्लस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका नेगेटिव साइन बाहर निकाल के एडजस्ट करूंगा तो 7y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आंसर आ रहा है। समझ में आ रही बात?
ठीक है, तो यहां से y की वैल्यूज अगर अपन देखें लेस देन इक्वल टू जीरो, यस, हाँ, नेगेटिव साइन को जब आप एडजस्ट करेंगे माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, है ना। 7y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। यहां अगर देखेंगे तो y की वैल्यू 1/7 से 7 के इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल में होनी चाहिए। y की वैल्यू पे कमेंट कर दिया मैंने कि y की वैल्यू जो है वो क्लोज्ड इंटरवल 1/7 से 7 ही हो सकती है, और y की वैल्यूज को ही हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज हो गई 1/7 से 7 क्लोज्ड इंटरवल। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लोज्ड इंटरवल 1/7 से 7, तो रेंज निकालनी थी, तो रेंज निकल गई है, रेंज निकल गई है जी 1/7 से 7 आंसर आ गया है ये हमारा। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x में क्वाड्रेटिक बनानी है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। क्या इस बात से सहमत हैं आप? ठीक है, उसके बाद आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है जो कुछ सवालों में बड़ी मस्त इस्तेमाल में आती है, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, वो ये है, मुझे बताओ ये जो मैंने फंडा इस्तेमाल में लाया है, ये जो फंडा मैंने इस्तेमाल में लाया है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, और ये सारा फंडा, क्या y की वैल्यू 1 होती, क्या y की वैल्यू 1 होती तब भी ये कॉन्सेप्ट वैलिड होता क्या सारा का सारा? y की वैल्यू 1 होने पे क्वाड्रेटिक ही नहीं रहती। तो इस फंडामेंटल से जो वैल्यूज आ रही हैं बाकी सारी ठीक हैं, y की वैल्यू जो 1 है उस पे मुझे शक हो रहा है। तो यहां पे तो देखो 1/7 से 7 के बीच में 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो वो इस फंडामेंटल से जो 1 आया है, ये जो 1 आया है, ये मुझे क्रॉस चेक करना है कि ये 1 वाकई आएगा कि नहीं आएगा। y की वैल्यू 1 हो सकती है कि नहीं हो सकती, यहां तो डायरेक्ट दिख रहा है। x की वैल्यू 0 पुट करके देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है। अरे x की वैल्यू 0 पुट करके देखो y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब 1 आना संभव है, आ भी रहा है। अब सहमत हो गए, चलो ठीक आ रहा है। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ये सारी जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज वैलिड फॉर, दिस प्रोसेस इज वैलिड फॉर y नॉट इक्वल टू 1, दिस प्रोसेस इज वैलिड फॉर y नॉट इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 पे फिर कौन सी प्रोसेस वैलिड होगी? y इक्वल टू 1 पे अलग से चेक करना पड़ेगा हमें। इसको इक्वल टू 1 करने के बाद देखना होगा क्या किसी x पे ये 1 आ रहा है क्या। इस केस में देखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे x की वैल्यू 0 पे ये 1 आ रहा है, x की वैल्यू 0 पे 1 आ रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि y इक्वल टू 1 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है क्या बात आपको? अदरवाइज क्या करते, अगर इक्वल टू 1 करके कोई भी x नहीं आ रहा होता जिसपे ये 1 आएगा, तो हम क्या करते, लास्ट में से 1 को हटाना पड़ता फिर हमको। समझ आ रही है क्या बातें आपको? लिख लीजिए इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, है ना। क्वाड्रेटिक है, ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, और इस मेथड से हमने सॉल्व कर दिया है। बहुत ही शानदार तरीका है रेंज निकालने का। तो यहां अपने को नोट करना है कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए जिनमें ऊपर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हो और नीचे भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हो, क्वाड्रेटिक ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे, है ना, ऐसा कोई फंक्शन दे रखा हो हमको, या फिर ऊपर क्वाड्रेटिक दे रखी हो, नीचे लीनियर दे रखी हो, नीचे दे रखी हो लीनियर, ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे दे रखी हो लीनियर, या फिर ऊपर दे रखी हो लीनियर और नीचे दे रखी हो क्वाड्रेटिक। ऊपर दे रखी हो लीनियर और नीचे दे रखी हो क्वाड्रेटिक, है ना। और ये बात भी नोट करनी है, ऊपर की क्वाड्रेटिक नीचे की क्वाड्रेटिक ऐसी, भाई मैं नहीं मान के चल रहा यहाँ पे कि फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं आपस में,
वो सारा केस नहीं है, ठीक है ना। एक जनरल बात कर रहा हूं, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऐसे टाइप के फंक्शंस की जब भी रेंज निकालनी हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो क्वाड्रेटिक बना करके x में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ऐसे टाइप के फंक्शंस की जब भी रेंज निकालनी हो, तो ये जो फंक्शन fx है, इस फंक्शन fx को क्या मान लो, y मान लो। क्या मान लो? y मान लो। इसको मान लो आप y, है ना। ऐसे फंक्शन की रेंज निकालने के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, वी विल मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, वी विल मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, एंड वी विल फाइंड द रेंज ऑफ y, रेंज ऑफ y, ठीक है ना। रेंज ऑफ, है ना, ये हमने सीखा है रेंज निकालना, है ना, ये हमने रेंज निकालना सीखा है, ठीक है ना। रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी obtained by following steps, can be obtained by these steps। ये वाले जो स्टेप्स हैं जो यहां पे मैंने लिखे हैं, इनको फॉलो करोगे तो इस टाइप के सारे फंक्शंस की रेंज आप निकाल सकते हो, ठीक है। चाहे वो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ठीक है ना, x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे और y की रेंज निकाल देंगे। यहां पे एक बात मेंशन कर दूं, इस टाइप के फंक्शन की तो निकाली ही जा सकती है, इसके अलावा भी इस मेथड से कुछ और फंक्शन की रेंज भी निकाल सकते हो। इनकी तो निकलेगी निकलेगी, बाकियों की डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं अपन। ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इनमें ही लगेगा, नहीं, इनमें तो लगना ही लगना है, इनके अलावा भी कुछ और सिचुएशंस में आप लगाना चाहो तो कई बार लग जाता है। समझ में आ रही बात आपको? और यहां पे इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस बात का ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 करो, फिर पूरा सोल्व करो, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ना, नॉट इक्वल टू 0 करो, फिर पूरा सोल्व करो, ठीक है। और लास्ट में देखो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है क्या किसी एक्स के ऊपर। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? सो ये पूरा तरीका है रेंज निकालने का, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकालना सीखा, अब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना भी सीख लिया। अरे समझ में आ रही है क्या? ठीक है। और अब हम सीखने वाले हैं लीनियर बाय लीनियर की रेंज निकालना। आपने देखा होगा मैंने इसमें एक केस छोड़ दिया, अभी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक भी कर दी, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर भी कर दी, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक भी कर दी, मगर लीनियर बाय लीनियर नहीं की हमने। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना समझ में आ गया, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर की रेंज अपने को एकदम क्लियर है, ठीक है। अपन आज का डिस्कशन शुरू करेंगे लीनियर बाय लीनियर की रेंज कैसे निकाली जाए, ठीक है ना। मतलब अगर लीनियर फंक्शन न्यूमरेटर में लिखा हो और लीनियर फंक्शन ही डिनोमिनेटर में लिखा हो तो उसकी रेंज कैसे निकालेंगे, है ना। हमारा जो इंटरेस्ट एरिया है अभी वो है रेंज ऑफ लीनियर बाय लीनियर एक्सप्रेशन, है ना। ऊपर लीनियर नीचे लीनियर, बड़ा गजब का फंक्शन होता है ये ऊपर लीनियर नीचे लीनियर। मतलब ऊपर ऐसा कुछ ax प्लस बी और नीचे ऐसा कुछ cx प्लस डी, ठीक है ना। तो टॉपिक हमारा है रेंज ऑफ लीनियर बाय लीनियर, है ना, ये हमारा टॉपिक है भाई, रेंज ऑफ लीनियर बाय लीनियर। अब इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। एक एग्जांपल ले रहा हूं और उस एग्जांपल से सारी बात समझा रहा हूं। अगर मैं ले लूं y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3, ऐसा ले लेता हूं। मुझे बताइए x की
क्या क्या वैल्यू इसमें पुट की जा सकती है? सब कुछ पुट किया जा सकता है 3/2 को छोड़ के। तो इसको देखते ही एक्स अपन ने बता दिया कि सब कुछ पुट किया जा सकता है, हर रियल नंबर पुट किया जा सकता है 3/2 को छोड़ के। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जब हम x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो y की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, y की एक रेंज आएगी कि नहीं आएगी? क्या होगी y की रेंज? इसकी रेंज कैसे निकालते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2, ऐसा कर दिया। x को इधर लाओगे तो 2y माइनस 1 इंटू एक्स हो गया, माइनस 3y को इधर लाओगे तो प्लस 3y माइनस 2 हो गया, x हो गया हमारा 3y माइनस 2 अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, इसको देख के ये बताओ y की वैल्यू क्या क्या होना संभव है? इसको देख के अगर अपन बताएं कि y की वैल्यू क्या क्या होनी संभव है, सारे रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट 1/2। x जो होता है वो इनपुट होता है, y जो है वो आउटपुट है, जो रेंज है, रेंज तो y होती है ना हमारी, तो y की वैल्यूज अगर ये हैं संभव, तो इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज ही तो है ये, और क्या है? अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? y तो रेंज होती है, x डोमेन होती है। मैंने x पे कमेंट कर दिया, यहां मैंने y पे कमेंट कर दिया, तो y पे कमेंट करते ही मैंने कहा रेंज मेरी निकल गई है, रेंज मेरी निकल गई है ऑल रियल नंबर माइनस 1/2। सहमत है इस बात से? तो जब कभी भी लीनियर बाय लीनियर की रेंज निकालनी है तो अपने को क्या करना है? अपने को y x की टर्म्स में दे रखा है, तो अपने को x को y की टर्म्स में निकालना है। अपने को क्या करना है? x को y की टर्म्स में निकालना है, और ये निकलते ही फिर तो अपन बोल ही देंगे कि यार y की ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती, बाकी सारी वैल्यूज हो सकती हैं। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? आप यहां पे इंटरेस्टिंग चीज नोट कीजिए, r माइनस में जो नंबर आया है वो नंबर देखिए, ये वाला नंबर आया है 1/2, r माइनस 1/2 आया है। ऊपर में x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय नीचे में जो x है उसका कोफिशिएंट आंसर आया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैं सीधा कहूं कि यार ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, इस फंक्शन की मुझे एक तो डोमेन बताओ, डोमेन कितनी होगी इस फंक्शन की? r माइनस डी बाई सी। और अगर मैं इसकी रेंज आपसे पूछूं तो क्या होगी? r माइनस ए बाई सी। तो एक तो ये बात सीधी ही याद हो जानी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट अपन इस्तेमाल करें। लीनियर बाय लीनियर फंक्शन इतने मस्त फंक्शन होते हैं, इनमें सारे संभव आउटपुट आ सकते हैं, बस एक चीज नहीं आ सकती, 1/2। अब ये समझते हैं 1/2 क्यों नहीं हो सकता? ये जो वैल्यू है आप ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू कभी 1/2 आंसर नहीं देगी आपको, सारे आंसर दे देगी, 1 दे देगी, 2 दे देगी, 3 4 5 √2 √3 पाई ई सब दे देगी, 1/2 आंसर नहीं देगी। क्योंकि अगर इसने 1/2 दे दिया आंसर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखो ऐसा आ जाएगा, -4 -3 के बराबर आ जाएगा, वो संभव नहीं है। -4 -3 के बराबर संभव नहीं है, तो ये चीज 1/2 के बराबर संभव नहीं है, बाकी ये चीज हर वैल्यू के बराबर संभव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं ये वैल्यू 10 हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है जी। आप देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 20x माइनस 30 जब x माइनस 2 के बराबर होगा, 19x जब 28 के बराबर होगा, x की वैल्यू जब 28/19 पुट करोगे तो 10 आ जाएगा। आप इसकी कोई और वैल्यू रख दो यहाँ पे, x आ जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। तो कहने का मतलब ये हर कुछ आउटपुट दे सकती है, और अभी आपको बताया था कि 1/2 आउटपुट इसका नहीं आएगा। तो मुझे लगता है लीनियर बाय लीनियर की डोमेन और रेंज पे आपकी बिल्कुल एकदम कमांड होगी। ठीक है, अब लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ बनाते हैं। अब अपन ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ बनाने में और मजा आएगा। ग्राफ ऑफ, है ना, इसका बनाते हैं y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 का, है ना, y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3 का ग्राफ बना रहा हूं, बहुत ही ध्यान से नोट करना, ठीक है ना। तो ग्राफ बना रहे हैं तो भाई
चलो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। अब ग्राफ बनाते हुए एक बात तो मैं कह सकता हूं कि यार x की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती है ना, और y की वैल्यू x की वैल्यू अपनी 3/2 नहीं हो सकती, और y की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब x इक्वल टू 3/2 लाइन, x इक्वल टू 3/2 लाइन को कभी भी ग्राफ कट नहीं करने वाला है ना। और y की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, तो y इक्वल टू 1/2 लाइन को भी ग्राफ कभी नहीं कट करने वाला। क्या इस बात से सहमत हैं अपन? ठीक है, x की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती तो ग्राफ कभी ऐसे नहीं जाएगा, 3/2 थोड़ी हो जाएगा कभी। और y की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती तो यार मतलब x 3/2 नहीं हो सकता तो y 1/2 नहीं हो सकता, ग्राफ इन दोनों को कभी नहीं कट करेगा। ये बात अपन सीख चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा तुम लोगों ने केमिस्ट्री में सीखा होगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है। ऐसे नहीं बनाते केमिस्ट्री में कि प्रेशर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कुछ ऐसा बनाते हो ना। अरे आता है, ऐसा याद है थोड़ा बहुत। गैस स्टेट में नहीं बनाते क्या ग्राफ, बहुत जगह बनाते हो थर्मोडायनेमिक्स में तो, है ना। हाइपरबोला होता है कि ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। एक्स वाई बराबर कांस्टेंट हो, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। जानते हो ना इस बात को। तो इस बात का थोड़ा सा इस्तेमाल मैं इस ग्राफ बनाने में करने वाला हूं, है ना। चलिए कैसे करने वाला हूं देखेंगे। तो y बराबर x-2/2x-3 है। मैंने क्या कर दिया, मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीन कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत ध्यान से बारीकी से समझना होगा, ठीक है ना। अच्छा, पेपर में ये सारा कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे तो अलग अलग चैप्टर में इसका अलग अलग इस्तेमाल आएगा, और पेपर में इसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बन सकते हैं, तो बहुत बारीकी से समझें इसको, ठीक है ना। 2y बराबर ये हो गया, मैंने 2x-4 को ऐसा लिखा 2x-3 - 1 डिवाइड बाई 2x-3 डिवाइड बाई 2x-3। ठीक है, क्या लिखना है ऐसा। ये तो हो गया 1, ये तो हो गया 1, 1 को लेफ्ट में लाएंगे तो 2y-1 बराबर -1/2x-3 हो गया। इस 2x-3 को भी लेफ्ट में लाएंगे तो 2y-1 इंटू 2x-3 बराबर -1 हो गया है। यहां तक बात समझ में आ गई, आ गई समझ में। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूं कि एक्स वाई इक्वल टू 4 का जो ग्राफ बनाए तो ऐसा ग्राफ बनता है, मानते हो ना। मगर एक्स वाई इक्वल टू -4 का ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ फिर ऐसा बनता है। ठीक है, आपको ये देख के फील नहीं आ रहा क्या कि ये कैपिटल एक्स इन कैपिटल वाई इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ है। हाइपरबोला ही होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहां पे जो काम इस लाइन का क्या नाम है, इस लाइन का नाम है y एक्सिस, बोले तो x इक्वल टू 0, और इस लाइन का क्या काम है, क्या नाम है इसका, y इक्वल टू 0। तो यहां बेसिकली x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ये वाली लाइनें थी। तो इस हाइपरबोला में कैपिटल Y इक्वल टू 0 कौन है, स्मॉल y इक्वल टू 1/2, और कैपिटल X इक्वल टू 0 क्या है, स्मॉल x इक्वल टू 3/2। तो हाइपरबोला में ये काम करेंगी इन एक्सिस का। समझ में आ रही बात आपको। और कांस्टेंट नेगेटिव है तो ऐसा हाइपरबोला बनेगा या फिर इधर वाला बनेगा, इधर वाला बनेगा ना। तो ऐसा करके इस तरफ ग्राफ बन जाएगा, है ना। इसको और अच्छे से बना देते हैं लोग, थोड़ा और फील दे दे आपको हाइपरबोला ऐसा हो गया, और यहां पे ग्राफ जो है ये इस तरफ ऐसा हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये बन गया ग्राफ, देख लो। चाहे ना तो इसको कहीं कट कर रहा ना इसको कहीं कट कर रहा, करना भी नहीं चाहिए था। ये जो काम ओरिजिन कर रहा है, जो काम वो काम यहां पे कौन कर रहा है, 3/2, 1/2 पॉइंट कर रहा है। सहमत हैं इस बात से आप लोग। तो मैं आपको बस इतना सा कहना चाहता हूं कि लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज, पहला ऑप्शन
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दूसरा ऑप्शन, इलिप्स तीसरा ऑप्शन, कुछ कुछ ऐसे कुछ आ जाए, आपको सोचोगे हैं ये थोड़ी हाइपरबोला है, काट दोगे, इलिप्स थोड़ी है ये, ऐसे काट दोगे, है ना, देखते ही ऐसी फील आती है, मगर इसका ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये सारी बातें अपन नोट कर लेंगे, है ना। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लीनियर बाय लीनियर will always be a rectangular हाइपरबोला। मैंने लीनियर बाय लीनियर का पूरा पोस्टमॉर्टम कर दिया है, मुझे लगता है इसके अलावा कुछ नहीं बचता, इसके अंदर सारी बातें बता दी हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन करके दिखाइए जरा। क्वेश्चन है कि फाइंड द रेंज ऑफ y is equal to x square minus 3x plus 2 upon x square minus 4x plus 3. Also draw its graph. इसका ग्राफ भी बना के बताना है आपको, इसकी रेंज भी बतानी है और इसका ग्राफ भी आपको बताना है ना। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देगा या देगी। चलिए भाई हम भी करते हैं जरा। y इज इक्वल टू, ये जो ऊपर वाली क्वाड्रेटिक है इसको ध्यान से देखोगे तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 है। नीचे वाली क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखोगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 है। समझ में आ रही है? तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक लिखी हो तो कई बार छलावा भी हमारे साथ हो सकता है, उससे हमें बचना है। कैंसल हो गए फैक्टर, तो जैसे कैंसल होते हैं और लगता है अरे लीनियर बाय लीनियर आ गई, तो लोग काफी खुशी महसूस करते हैं और बोल देते हैं रेंज आ गई रियल -1, जो आपके ए ऑप्शन में मिलेगा आपको और गलत होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें गलती क्या होगी? है जी, ये ऐसा करके खुशी हो जाती है बहुत और ए टिक कर देते हैं अपन और हो जाता है गलत। आप अगर बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से देखें, आप इसको देखिए ध्यान से, तो यहां आपको ऐसा बोलना चाहिए x3 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता। x3 तो नहीं हो सकता, बहुत ही अच्छी बात है। x3 तो हो नहीं सकता, बहुत ही अच्छी बात है, मगर 1 भी तो नहीं हो सकता। 1 पे जो वैल्यू आ रही है, 1 पे वैल्यू आ रही है -1 अपॉन -2, मतलब 1/2, ये वैल्यू भी आनी अलाउड नहीं है। इसकी वैल्यू 1/2 कब आएगी? जब x 1 होगा और वो हो नहीं सकता। अरे समझ में आ रही है क्या? इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, x की वैल्यू 1 पे, और 1 हो नहीं सकता तो आउटपुट 1/2 भी नहीं हो सकता। यहां पे 2 इनपुट हट रहे हैं तो 2 आउटपुट भी हटेंगे। फैक्टर कैंसिल जरूर हुआ है, लीनियर बाय लीनियर जैसा जरूर है, मगर लीनियर बाय लीनियर है नहीं। क्या इस बात से सहमत है? इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने में अगर आप मेरी थोड़ी हेल्प करें तो बताओ कैसा ग्राफ होगा। ये बना दी मैंने एक्स एक्सिस, ये बना दी मैंने वाई एक्सिस। तो एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो बताइए क्या क्या एसिम्पटोट होगी? x इक्वल टू 3 एसिम्पटोट होगी और y इक्वल टू 1 एसिम्पटोट होगी। तो एसिम्पटोट्स इसकी होंगी x बराबर है 3 और y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। सहमत है इस बात से? ठीक है, ठीक है। और हाइपरबोला बनेगा या तो यूं और यूं वाला, या फिर यूं और यूं वाला। आप कैसे पता करें कौन से वाला बनेगा? तो यहां पे एक आइडिया ले लेते हैं कि यार
x2 पे y 0 हो रहा था, तो x2 पे y 0 हो रहा था, तो हाइपरबोला जो है यहां से गुजरा है, तो इसका मतलब जरूर ऐसा बना होगा, जरूर ऐसा बना होगा। एक आइडिया मिल गया ना अपने को? अरे समझ में आ रही है बात? अब एक बात का ध्यान रखना है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती। 1,1/2 जो पॉइंट है, ये जो 1 के ऊपर 1/2 आ रहा होगा, है ना, इसको मैं एक बार वापस बना देता हूं, है ना, ज्यादा झुका दिया मैंने इस हाइपरबोला को, है ना, इसको मैं थोड़ा ऐसे करके और ये मान लो ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। तो 1,1/2 है ना, 1,1/2 यहाँ पे एक 1,1/2 पॉइंट रहा होगा, ठीक है। तो ये जो 1,1/2 पॉइंट जो यहाँ पे था, ये मेरे को यहाँ इस ग्राफ पे से हटाना पड़ेगा। आप समझ गए इस बात को? ये जो बिंदु है, सारे बिंदु इस ग्राफ में होंगे, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1/2 के करस्पॉन्डिंग ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने यहां से हटा दिया, है ना। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है 1,1/2 पॉइंट। इसमें मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई बोले इसका ग्राफ हाइपरबोला है, मैं कहूंगा नहीं नहीं, इसका ग्राफ हाइपरबोला माइनस एक बिंदु। समझ में आ रही कि नहीं? हाइपरबोला तो पूरा होता है, ठीक है ना, एक बिंदु कम है हाइपरबोला में से। सो दिस बिंदु इज 1,1/2, है ना। ये वाला पॉइंट कौन सा है? 3,1, है ना। तो ये इसका ग्राफ होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये जो है क्वेश्चन है। अरे समझ में आ रही है? लिख लीजिए। तो यार ये था अपना लीनियर बाय लीनियर का पूरा खेल। इसमें कुड्रेटिक बाय कुड्रेटिक लिखी हो, ऊपर वाली कुड्रेटिक नीचे वाली कुड्रेटिक में फैक्टर कॉमन हो, तो कैसे डीलिंग करनी है मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया अपना कंप्लीट।